हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है, कल उसका पार्ट 17 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 17 जो हमारे उपन्यास का विकास था वो था। अब पार्ट 18 जो हमारा हिंदी उपन्यास का विकास भाग 2 है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू आदि यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में फिर से यूजीसी नेट का पेपर दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ फिर से जेआरएफ प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिटर्न पेपर क्वालिफाई किया था और मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची थी। तो दोस्तों, हमारे जो एचएन अध्ययन ऐप है वहाँ मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे जो एचएन अध्ययन ऐप है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी बैच हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, आप उनसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आप हमारे पेपर 1 और पेपर 2 बैच से भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेरा कोड शैली11 यानी कि SHAILY शैली11 यानी कि शैली11 यूज कर सकते हैं और हमारी क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि 1 अगस्त से मेरा जो बैच है, शिव शक्ति बैच, हमारे अध्ययन अध्ययन पे लॉन्च होने वाला है, जहां मैं आप लोगों को रामचंद्र तिवारी, शुक्ल, बच्चन और भी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके बारे में पढ़ाऊंगी। और वहां से जो भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू बनते हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने ऐतिहासिक उपन्यासकार पढ़ लिए थे। कल हमने सामाजिक उपन्यासकार पढ़ लिए थे। आज हम ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकारों को पढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग 1877 यानी कि जो भाग्यवती के प्रकाशन से और 1918 यानी कि सेवा सदन के प्रकाशन तक की समय सीमा रामचंद्र तिवारी जी ने मानी है। मैं अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव है। श्री किशोरीलाल गोस्वामी, श्री गंगा प्रसाद गुप्त, श्री जयराम दास गुप्त, श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, श्री बलदेव प्रसाद मिश्र तथा बाबू ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधुओं ने इस दिशा में यथासाध्य महत्वपूर्ण कार्य किए। श्री किशोरीलाल गोस्वामी जी अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके तारावत, शात्रकुल कमलनी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, हृदय हारनी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तारा व शात्रकुल कमलनी में जोधपुर के महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी वर्णित है। तारा का विवाह उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ निश्चित हो चुका था। बादशाह शाहजहां का खजांची सालबात खां उसमें बाधक था। अमर सिंह ने भरे दरबार में सलाबत खां को कटार भोंककर मार डाला। गोस्वामी जी ने के इस उपन्यास की बड़ी प्रशंसा हुई थी। उन्होंने इसके लिखने में कर्नल टॉड कृत राजस्थान फ्रेंच यात्री बार्नियर के यात्री विवरण तथा सिगन म्याजनिसी के लिखित विवरण से पर्याप्त सहायता ली। तो उसमें किस किस की सहायता ली? कर्नल जेम्स टॉड के जो पुस्तक है राजस्थान, फ्रेंच यात्री बार्नियर के यात्रा विवरण तथा सिगन म्यानिस के लिखित विवरण जो भी थे उनसे सहायता ली। इतिहास के तथ्य को कल्पना के रंग में रंगकर वांछित वातावरण प्रस्तुत करने में वे पूर्णतः कुशल थे। इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास के माध्यम से आर्यों के यथार्थ गौरव का गुणगान किया है। कनम कुसुम व मस्तानी में निजाम के भोग्या एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रणय की रोमांस कहानी वर्णित है। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल में रजिया सुल्तान और उसके अस्तबल के दरोगा हबशी याकूब की प्रेम कथा और उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत वर्णित है। हृदय हारनी व आदर्श रमणी में रंगपुर बंगाल प्रांत के अंतर्गत के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला कालीन अव्यवस्थित और शुद्ध बंगाल के चित्र उपस्थित किया है। लवंगलता व आदर्श बाला में रंगपुर के राजकुमार नरेंद्र सिंह की बहन लवंगलता को
अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला पकड़वाकर हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। लवंगलता का प्रेमी मदन मोहन उसका उद्धार करता है। इसी बीच प्लासी का युद्ध छिड़ता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। इस उपन्यास को हृदय हारनी का उपसंहार माना जा सकता है। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी में गयासुद्दीन बलबन के बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां के अत्याचारों की कहानी वर्णित है। इसमें लेखक ने कल्पना को से अधिक काम लिया है। सोना और सौगंध व पन्नावाई में अकबर की खास जौहरी हीरा चंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी कही गई है। इस उपन्यास को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, इसके नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। तो ऐतिहासिक उपन्यास उन्हें कहा जा सकता है जिसके नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध रहे हों। गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की पुत्री गुल और पुत्र बहार की करुण कथा कही गई है। लेखक को इस उपन्यास की प्रेरणा मुंगेर स्थित गुल और बहार की कब्र, क्लाइव की डायरी तथा जनश्रुतियों से प्राप्त हुई। क्लाइव ने नवाब मीर कासिम की पुत्र बहार और पुत्री गुल को निर्दयपूर्वक मरवा डाला था। इसके बाद ही उसे इंग्लैंड से अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली थी। लेखक ने इस करुण कहानी के माध्यम से काल की महिमा का प्रतिपादन किया है। लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा में लखनऊ के नवाबी महल में वैभव विलास से विस्तृत कथा चित्रित की गई है। यह कृति बादशाह की गुप्त चरित्र नामक किसी अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबके बारे में एक बेसिक जानकारी आपके पास हो, चाहे वो किसी आप गाइड से भी पढ़ सकते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त ने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिसमें नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, हमीर ये महत्वपूर्ण है। जयराम दास गुप्त का कश्मीर पतन महत्वपूर्ण है। रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्तान या वाजिद अली शाह, कलावती और मलका चांद बीवी, इनकी विषय वस्तु जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इनके उपन्यास है वो आप जानते रहिए। मथुरा प्रसाद शर्मा का एक ऐतिहासिक उपन्यास नूरजहां व जहांगीर प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इतिहास अधिक और कल्पना कम है। इतना नाम जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना विषय वस्तु इसकी। श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने अनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत तीन ऐतिहासिक उपन्यास का लिखे। ब्रजनंदन सहाय ने लालची नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसमें तुर्की गुलामों के सरदार तुगलचीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी कही गई है। इसकी आपको विषय वस्तु भी जाननी है। मिश्र बंधुओं ने वीरमणि नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। नैमिषारण्य के नैमिषनाथ ऋषि त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। प्रेमचंद पूर्व के ऐतिहासिक उपन्यासों के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि ये सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। लेखकों की प्रवृत्ति इतिहास की ओर से हटकर प्रणय कथाओं, विलास लीलाओं और रहस्यमय प्रसंगों तथा कौतूहल वर्धक घटना चक्रों की कल्पना में लीन हो जाती है। वे कल्पना से अधिक कार्य लेते हैं, ऐतिहासिक छानबीन कम करते हैं, अतीत उनकी मुक्त कल्पना की उड़ान के लिए सुविधा प्रस्तुत करता है और वे इतिहास की चिंता छोड़कर पाठकों के चित्त का रंजन करने वाली काव्य धारा में बह जाते हैं। इसलिए इस युग में उत्तम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। घटनात्मक यानी घटनात्मक उपन्यास में कौन से? तिलिस्मी और अय्यारी। ये महत्वपूर्ण है, रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। तिलिस्म शब्द यूनानी टेलेस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदी संस्करण है। तो तिलिस्म शब्द यूनानी के टेलेस्मा और अरबी के तिलिस्मा से हिंदी में लिया गया है। इसका अर्थ हुआ जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गड़े हुए धन आदि के ऊपर से बनाई गई सर्पादि की भयानक आकृति है। प्राचीन काल में राजा, ये यहाँ तक पहले महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे या नोट कर लेंगे। प्राचीन काल में राजा और धनाधीश लोग तिलिस्म किले और महल बनवाते थे। तिलिस्म इमारत प्राय किसी बहुत बड़े खजाने के ऊपर बनवाई जाती थी ताकि प्राय खजाना गढ़वाने वाले के वंश में होने वाले कोई प्रतापी पुरुष ही उसे तोड़कर खजाना प्राप्त करता था। तिलिस्म बांधने में बड़े बड़े ज्योतिषों, तांत्रिकों, कारीगरों और गुणियों की सहायता ली जाती थी। सामान्यतः जिन उपन्यासों में कथानक द्वारा तिलिस्मी इमारतों को तोड़कर खजाना प्राप्त करने की कथा वर्णित है उन्हें तिलिस्मी उपन्यास कहते हैं। इस कार्य में नायक को अपने अय्यारों से बड़ी सहायता मिलती है। अय्यार क्या है? अय्यार अरबी का शब्द है, जो याद रखें किसका शब्द है? अरबी का, जिसका अर्थ है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति, जो बहुत तेज हो या बहुत चपल हो।
श्री देवकीनंदन खत्री के अनुसार अय्यार उसको कहते हैं जो हर एक फन जानता हो, शक्ल बदलना और दौड़ना उसका मुख्य कार्य है। ये महत्वपूर्ण है, किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का। तिलिस्मी उपन्यासों में अय्यारों का उल्लेख अवश्य होता है, क्योंकि उन्हीं उन्हीं पर नायक की संपूर्ण कार्य शक्ति केंद्रित होती है। प्राचीन भारतीय राजनीति में गूढ़ पुरुषों का महत्व स्वीकृत है। गूढ़ पुरुष अपने राजा का कार्य सिद्ध करने के लिए हर प्रकार का कौशल प्रयोग में लाते थे। अय्यार भी एक प्रकार के गूढ़ पुरुष ही थे। हिंदी में तिलिस्म के साथ अय्यार का कुछ इस प्रकार का अनिवार्य सा संबंध जुड़ गया है कि दोनों में को एक साथ मिलाकर तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास कहने की परंपरा चल पड़ी है। ऊपर का महत्वपूर्ण है, अय्यार किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। देवकीनंदन खत्री जी ने अय्यार को क्या कहा है? हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री ही हैं। ये महत्वपूर्ण है। कौन है हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक? देवकीनंदन खत्री। आपके पूर्वज लाहौर निवासी थे, किंतु बाद में काशी में आकर रहने लगे। काशी नरेश की कृपा से आपको चकिया और नौगढ़ के जंगलों का ठीका मिल गया। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में अपने प्राचीन इमारतों के भग्नावशेषों को देखने में आपसे आपकी रहस्यमय कल्पना शक्ति स्फुरित हुई और आपने चंद्रकांता चंद्रकांता 1888 लिखकर हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पे कथन है, महत्वपूर्ण है। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों को सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। महत्वपूर्ण है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। खत्री जी के चंद्रकांता हिंदी का संसार का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उत्साहित होकर आपने चंद्रकांता संतति, कितने भाग हैं? 24 भाग याद रखेंगे। 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है। नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह और उसके प्रेमी उपन्यास के नायक हैं। चंद्रकांता अपनी सखी चपला के साथ एक तिलिस्म में फंस जाती है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों की सहायता से तिलिस्म तोड़कर राजकुमारी को मुक्त करते हैं। अंत में दोनों का सौभाग्यपूर्ण मिलन होता है। अगला है चंद्रकांता संतति उपन्यास में महारानी चंद्रकांता के दो पुत्रों की कथा वर्णित है। महारानी के दो पुत्रों को दो राजकुमारियां प्रेम करती हैं और उन्हें सदा के लिए अपना बनाने के उद्देश्य से एक रहस्यमय तिलिस्म में बंद कर देती हैं। अपने अय्यारों की सहायता से दोनों राजकुमार तिलिस्म को तोड़ने में सफल होते हैं। वे न केवल उन रानियों के चंगुल से छूटते हैं, वरन तिलिस्म में गड़ी हुई अपार धनराशि भी प्राप्त होती है। नरेंद्र मोहिनी में राजकुमार नरेंद्र पर एक साथ दो राजकुमारियां आसक्त होती हैं। इन राजकुमारियों में एक अत्यंत धूर्ता और कुटिला है। वह राजकुमार को धोखे में डालकर तिलिस्म में फंसा लेती है। अंततः राजकुमार मुक्त होता है और दूसरी राजकुमारी मोहिनी, जो सहृदय और राजकुमार की सच्ची अनुगामिनी है, को प्राप्त करता है। भूतनाथ में चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अय्यार भूतनाथ का दिलचस्प कथा वर्णित है। वस्तुतः इन तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के मूल में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानियां ही वर्णित हैं। घटनाओं के विकास क्रम में तिलिस्मों के विस्तृत वर्णन और नायक खलनायकों एवं अय्यारों के कौशल विस्तार द्वारा कुतूहल उत्पन्न किया गया है। इधर खत्री जी के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए प्रदीप सक्सेना ने यह प्रमाणित किया है कि चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। चंद्रकांता क्या है? यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य। कथन किसका है? प्रदीप सक्सेना। अगला जो मैं कथन पढ़ने वाली हूँ ये प्रदीप सक्सेना जी का ही है, और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था भी, ये 2025 वाले में। वह तिलिस्मी रचना नहीं है। वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों के उस संधि स्थल पर खड़ी है जहां से एक युग ढह रहा है और दूसरा युग उभर रहा है। एक जा रहा था, दूसरा आ रहा था। तब फिर यह कृति दयनीय महानता की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयां सुरक्षित हैं। किसका है कथन? प्रदीप सक्सेना जी का। नीचे वाला कथन आ चुका है, तो आप लोगों को ऊपर वाला कथन भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। किसका कथन है? प्रदीप सक्सेना जी का। सक्सेना जी ने चंद्रकांता और उसकी परंपरा के उपन्यासों पर फिर से सोचने विचारने की शुरुआत करके हिंदी कथा आलोचना को एक नई दिशा दी है। देवकीनंदन खत्री के बाद आते हैं हरिकृष्ण जौहर, जिनके उपन्यास है कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश,
भयानक खून आदि। श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के साथ कुछ तिलिस्मी उपन्यास भी लिखे हैं। उसमें उनका तिलिस्मी शीश महल महत्वपूर्ण है। किसका है तिलिस्मी शीश महल? किशोरीलाल गोस्वामी जी का। बाबू देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा। पहले तो उन्होंने भूतनाथ को पूरा किया और रोहतास मठ नामक एक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा। स्फुट प्रयत्नों में देवी प्रसाद उपाध्याय का सुंदर सरोजनी, गुलाब दास का तिलिस्मी बुर्ज, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का वीरेंद्र कुमार, श्री रामलाल वर्मा का पुतली का महल आदि उपन्यास उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता बाबू देवकी नंदन खत्री को ही मिली। उनके उपन्यासों का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी तिलिस्मी पुट दिया जाने लगा। इन उपन्यासों को पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य कोटि में नहीं रखा। इनके उपन्यासों को जो भी मतलब तिलिस्मी अय्यारी वाले जो या देवकीनंदन खत्री के जितने भी उपन्यास हैं उनको रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य कोटि में नहीं रखा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार अति प्राकृत भावना के आधार पर लिखे गए इन उपन्यासों की लोकप्रियता के लिए मध्ययुगीन विकृत रुचि ही उत्तरदायी है। किसका कथन है? माता प्रसाद गुप्त जी का। वैसे तो कथन पूरा इतना बड़ा है लेकिन हमारे लिए स्टार्टिंग वाली लाइन ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ भी हो, हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना योग इन तिलिस्मी उपन्यासों का है उतना अन्य किसी गद्य विधा का नहीं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब तो सामाजिक रूपांतरण में भी साहित्य की भूमिका पर गंभीरता से विचार करते हुए यह लक्षित किया जा रहा है कि खत्री जी ने केवल मनोरंजन के लिए असमम कल्पना लोक की सृष्टि नहीं की। उनकी कल्पना के पीछे तत्कालीन प्रौद्योगिकी का यथार्थ था। उन्होंने एक इतिहास दृष्टि का उपयोग करने की चेष्टा की है। इतिहास दृष्टि की इस यात्रा यद्यपि भौगोलिक आधारों और पुरातात्विक सामग्री से प्रारंभ हुई थी, लेकिन समाप्त राजनीतिक सामंतवाद के पतनशील प्रभाव मंडल के आंतरिक विघटन और नवजागरण की लहरों के से निरंतर टकराव से उत्पन्न प्रभावों से हुई थी। किसका कथन है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी का। निश्चय ही इस दृष्टि से खत्री जी के उपन्यास न केवल साहित्यिक कोटि में आते हैं वरन उनका मूल स्तर भी ऊंचा हो जाता है। तो रामचंद्र तिवारी जी उनको साहित्यिक कोटि में मानते हैं। अगले हैं हमारे घटनात्मक उपन्यास में ही अभी तक तिलिस्मी अय्यारी था, अब हमारा है जासूसी। 19वीं शती में अंग्रेजी में सर आर्थर कानन डायल के जासूसी उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए थे। अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप बंगला में भी जासूसी उपन्यास लिखे जाने लगे। सन 1898 में श्री गोपाल राम गहमरी ने बंगला के से हीरे का मोल उपन्यास अनुदित कर प्रकाशित करा। तो हीरे का मोल किसने अनुदित करके प्रकाशित कराया? गोपाल राम गहमरी जी ने। इसे पाठकों ने पसंद किया। उत्साहित होकर गहमरी जी ने 1900 में गहमर से जासूस नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके लिए आपको निरंतर जासूसी उपन्यास लिखने पड़े। आपने लगभग 200 कितने 200 जासूसी उपन्यास लिखे। आपके उपन्यासों में अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायावनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, भयंकर चोरी, जादूगरनी मनोला, माल गोदाम की में चोरी, जासूस की चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, डाके पर डाका, जासूस चक्कर में, खूनी का भेद, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, किले में खून, भोजपुर की ठग, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण है सारे ही उपन्यास। गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों में एक प्रकार से नैतिक दृष्टिकोण भी रखा है। उन्होंने आचरणशील पात्रों के जीवन का अंतिम परिणाम शुभ दिखाकर युग की आदर्शवादी मनोवृत्ति के साथ अपनी मानसिक तादात्म्यता दिखाई है। इन्हें हिंदी का आथन कानन डायल कहा जाता है। तो किसको हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी जी को। बाबू गोपाल राम गहमरी जी के बाद रामलाल वर्मा, चालाक चोर, जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी आदि उपन्यास जासूसी उपन्यास लिखे किसने? रामलाल वर्मा ने। किशोरी लाल गोस्वामी ने जिंदगी लाश जो कि जासूसी उपन्यास है, जयराम दास गुप्त का लंगड़ा खूनी, काला चांद, राम प्रसाद लाल का हमाम का मुर्दा। घटनात्मक उपन्यासों में अगले हैं अद्भुत घटना प्रधान, जिसमें अद्भुत मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ अलग हो। प्रेमचंद पूर्व युग में कुछ ऐसे घटनात्मक उपन्यास लिखे गए जिनमें चोरी, डकैती, जाल फरेब, जुआ, खून आदि से संबंधित अद्भुत कांडों का जाल रहता था। एक प्रकार से ये उपन्यासों की प्रेरणा रेनॉल्ड कृत मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन के अनुवाद लंदन रहस्य से प्राप्त हुई।
ये उपन्यास तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यासों से भिन्न होते हुए भी मनोरंजन में उनसे किसी प्रकार भी कम नहीं होते थे। रोमांचकारी रहस्य इन उपन्यासों का प्राण होता था। एक प्रकार से उपन्यास भारतेंदु युग में भी लिखे जाने इस प्रकार के उपन्यास भारतेंदु युग में भी लिखे जाने लगे। स्वयं किशोरीलाल गोस्वामी को रेनॉल्ड्स से प्रेरणा मिली थी। भारतेंदु युग में अंबिकादास व्यास ने आश्चर्य वृत्तांत 1893 लिखकर इस परंपरा को गति दी थी। यह उपन्यास 1888 में पूरा हो गया था, किंतु प्रकाशित बाद में हुआ। व्यास जी ने घटनाओं की कल्पना में अद्भुत मेधा का परिचय दिया। जिस प्रकार उस समय के पुरातत्वविद प्राचीन भारत की ऐन्द्रजालिक समृद्धि के परतों को समान लाकर लोगों को चकित कर रहे थे, तो महत्वपूर्ण नहीं है। निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जौहरा, प्रेम विलास वर्मा का प्रेम माधुरी, अनंगकांता, विठल दास नागर का किस्मत का खेल, बांके लाल चतुर्वेदी का खौफनाक खून उल्लेखनीय उपन्यास हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री ने वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर रहस्य की सृष्टि करते हुए प्रतिरोध, लाल पंजा, रक्तमंडल आदि उपन्यास लिखे। यद्यपि प्रेम ये उपन्यास प्रेमचंद युग के आरंभ 1918 के बाद लिखे गए हैं, किंतु इनमें मनोरंजन और रहस्य सृष्टि की पूर्ववर्ती परंपरा विद्यमान है। हमारे अनुदित उपन्यास है। भारतेंदु के समय से ही हिंदी के उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा आरंभ हो गई थी। प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे अधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य से किया गया। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू से भी कुछ अनुवाद हुए। बांग्ला अनुवादों में हिंदी उपन्यास साहित्य का स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ। उत्तरी भारत में नवीन सामाजिक जागरण का आरंभ बंग प्रदेश से हुआ था। तो उत्तरी भारत में नवीन सामाजिक जागरण का आरंभ बंग प्रदेश से हुआ था, यानी बंगाल से। अतः उपन्यासों के अनुवाद के माध्यम से इन नवीन जागृति का विस्तार हिंदी प्रदेश में हुआ। 19वीं शती के उत्तरार्ध में बंगाल साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त, तारकनाथ गांगुली, दामोदर मुखर्जी, स्वर्ण कुमारी देवी के उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे। इसलिए प्रारंभ में हिंदी में इन्हीं के अनुवाद प्रकाशित हुए। श्री गदाधर सिंह ने रमेश चंद्र के बंग विजेता का और बंकिम चंद्र के दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया था। रमेश चंद्र के माधवी कंकड़ और राजपूत जीवन संध्या का अनुवाद श्री जनार्दन झा जी ने किया था। उन्हीं के महाराष्ट्र जीवन प्रवाद का अनुवाद श्री रुद्रनारायण ने, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मैंने फिर भी मार्क कर दिया। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी का बंकिम कृत राज सिंह इंदिरा राधा रानी युगलांत गुरिया का अनुवाद किया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला प्रमीला, जया और माधुरी मधुमालती का अनुवाद किया था। राधाचरण गोस्वामी ने विरजा और जावित्री का बाबू अनुवाद किया। बाबू गोपाल राम गहमरी ने चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, बड़ा भाई, दो बहिनें, तीन पतोहू आदि का अनुवाद किया। मराठी से चंद्र प्रवाह पूर्ण प्रकाश का अनुवाद श्री मल्लिका देवी ने भारतेंदु से प्रेरित होकर किया। बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा अनुदित 76 साल की अच्छी प्रसिद्धि हुई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे वही कि किसने कौन सा अनुवाद किया। रामकृष्ण वर्मा जी ने अमला वृत्तांतमाला, कांस्टेबल वृत्तांतमाला, ठग वृत्तांतमाला, पुलिस वृत्तांतमाला आदि उर्दू उपन्यासों का अनुवाद किया। गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल का अनुवाद किया। प्रेमचंद पूर्व के उपयुक्त अनुदित उपन्यासों का हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार्य है। इन अनुवादों के माध्यम से हिंदी लेखकों का मानसिक क्षितिज विस्तृत हुआ और उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य का अधिक यथार्थपरक, प्रेरणादायक और कलात्मक बनाने की चेष्टा की। प्रेमचंद निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास साहित्य की रचना नवीन सामाजिक मूल्यों के अभिव्यक्ति के लिए ये उपयुक्त साहित्य माध्यम की खोज के परिणाम स्वरूप आरंभ हुई। तो प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास साहित्य की रचना क्यों हुई? पंडित सिद्धाराम फुलौरी ने तत्कालीन नारी समाज में व्याप्त मध्ययुगीन अंधविश्वास पूर्ण कुरीतियों को मिटाकर उन्हें नवीन युग के अनुकूल आचरण करने में समर्थ बनाने के लिए भाग्यवती उपन्यास की रचना की। परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जन आदि उपन्यास की रचना सामाजिक उत्थान की प्रेरणा से की गई थी। हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना को जन साधारण तक पहुंचाने का श्रेय आर्य समाज 1878 के आंदोलन को है। ये 1878 1875 मिलता है ना, एक बार आप लोग चेक करिएगा। 1875 ही है, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी।
इस आंदोलन का हिंदी साहित्य का व्यापक प्रभाव लक्षित होता है। आर्य समाज आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप सनातन धर्म ने एक नई शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार श्री कृष्णलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, अंबिका दत्त व्यास, गंगा प्रसाद गुप्त सनातन धर्म के समर्थक थे। महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण है। आज प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों के पुनर्मूल्यांकन के क्रम में कुछ भी कहा जाए, किंतु इतना सत्य है कि उस समय प्रेमचंद जैसे सतर्क और यथार्थदर्शी लेखक कोई उपन्यास कतई पसंद नहीं थे। तो प्रेमचंद को तिलिस्मी, अय्यारी या जासूसी उपन्यास पसंद थे, उन्हें कतई पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने उपन्यास का विषय शीर्षक निबंध में लिखा है, मगर आजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके से भरे कुछ उपन्यासों की ऐसी बाढ़ सी आ गई है। साहित्य के इतिहास में कोई समय न था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। महत्वपूर्ण है किसका है, प्रेमचंद जी का। कहना ना होगा कि प्रेमचंद का इशारा तिलिस्मी और जासूसी उपन्यासों की ओर है। इसी निबंध में आगे आप चलकर आपने कहा, मतलब प्रेमचंद जी कहते हैं, जिन्हें जगत गति नहीं व्याप्ति वे जासूसी तिलिस्मी चीजें लिखा करते हैं। महत्वपूर्ण है किसका है, प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद के सहधर्मी अन्य अनेक साहित्यकार उस समय के से नए ढंग के यथार्थोन्मुखी सजीव प्रेरक प्रभावोत्पादक कल्पना समृद्ध किंतु विश्वसनीय घटनाओं और चरित्रों वाले उपन्यास की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनकी प्रतीक्षा का अंत सेवा सदन के प्रकाशन के साथ हुआ, यानी कि कब, 1918 में। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य की प्रेरक, सशक्त, स्फूर्तिदायिनी परंपरा, सामाजिक जागृति के वाहक उपन्यासों की ही मानी जा सकती है। इन्हीं उपन्यासों ने सेवा सदन की रचना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, और प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद इस नवीन युग चेतना के गुरुदूत माने जाएंगे। प्रेमचंद युगीन उपन्यास हम अगली क्लास में करेंगे। मेरा शिव शक्ति बैच है, उससे जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 18 प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है, तिलिस्मी शब्द यूनानी टेलेस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदी संस्करण है। इसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्पादि की भयानक आकृति। कथन किसका है, ए दुर्गा प्रसाद खत्री, बी देवकीनंदन खत्री, सी प्रदीप सक्सेना या डी रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे रामचंद्र तिवारी। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अय्यार उसको कहते हैं जो हर एक फन जानता हो, शक्ल बदलना और दौड़ना उसका मुख्य कार्य है। कथन किसका है, ए दुर्गा प्रसाद खत्री, बी देवकीनंदन खत्री, सी प्रदीप सक्सेना या डी रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों के उस संधि स्थल पर खड़ी है जहां से एक युग ढह रहा है, दूसरा उभर रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। तब फिर यह कृति दयनीय महानता की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तां है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयां सुरक्षित हैं। कथन किसका है, ए दुर्गा प्रसाद खत्री, बी देवकीनंदन खत्री, सी प्रदीप सक्सेना या डी रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप सक्सेना। इसके अलावा इनका एक और भी महत्वपूर्ण कथन है जो मैंने आप लोगों को मार्क कराया है। चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। चंद्रकांता क्या है, यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगर आजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके से भरे कुछ उपन्यासों की ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि साहित्य के इतिहास में कोई ऐसा समय न था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। कथन किसका है, ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र तिवारी, सी प्रदीप सक्सेना या डी रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिन्हें जगत की गति नहीं व्याप्ति वे जासूसी तिलिस्मी चीजें लिखा करते हैं। कथन किसका है, ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र तिवारी, सी प्रदीप सक्सेना या डी रामचंद्र शुक्ल। हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। या मैंने आंसर दे रखे हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग मेरा कोड शैली SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।